हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम NT UGC नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो है हम अच्छे से तैयारी कर सके। इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट JRF विद प्रीति। हमारी जो वीडियोस आते हैं, हमारी जो क्लासेस होती हैं और हम जो MCQs करते हैं उसका जो PDF है, यानी कि उसके जो नोट्स हैं आपको प्रोवाइड करा जाते हैं यहीं पर इसी चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर जुड़िए। इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और अदरवाइज आप ये भी सर्च करेंगे डालकर तो भी आपको टेलीग्राम पर ये मिल जाएगा। चलिए, हम जो है कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे। कम्युनिकेशन का पार्ट 3 है ये। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलूंगी कि बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, 3-4 दिन में क्लास आपकी नहीं ले पाई और ये थर्ड पार्ट थोड़ा सा लेट हो गया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूंगी। और हम जो है आज अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि मैंने कहा था 3 क्लास में हम इसे फिनिश कर देंगे संप्रेषण को। तो आज ही हमारी लास्ट क्लास होगी संप्रेषण की, यानी कि 3 पार्ट ऑलरेडी 1 और 2 आ गया, अभी थर्ड पार्ट है, तो 3 पार्ट्स हमने करने थे। 3 पार्ट्स में हमने जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता था, जितनी चीज़ें बची थी ऑलरेडी हो गई 1 और 2 में, और जो बचा है वो आज हम थर्ड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए गाइज, और लाइक ज़रूर किया कीजिए, बिकॉज आपके लाइक से मुझे एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए, और शेयर भी कर दीजिए। क्लास अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक किया कीजिए। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं संप्रेषण में आने वाले प्रमुख बाधाएं, बैरियर्स। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, बैरियर से पूछा जाता है, चैनल से क्वेश्चन पूछा जाता है, चैनल हम देख आए हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बैरियर्स कर रहे हैं, यानी बाधाएं कर रहे हैं। कौन कौन सी बाधा है जो संप्रेषण को पूरा होने से या संप्रेषण प्रक्रिया में बाधा डालती है। ठीक है ना। इस वक्त अगर मैं एग्जांपल दूं, चलो शुरुआत में ही मैं बताती हूँ। अगर हम आप ये मेरे से आप यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, अगर आपका इंटरनेट स्लो हो जाए या मेरा इंटरनेट यहाँ से स्लो हो जाए तो वीडियो क्या होगी, बीच में कट कट के आएगी, या फिर आपका इंटरनेट स्लो होगा तो क्या होगा, बफरिंग होगा। तो उससे क्या, ये एक तरीके की बाधा है ना, कि आप हमारा जो संप्रेषण हो रहा है, हम जो मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने की जो कोशिश कर रही हूँ उसमें क्या आ रही है, बाधा आ रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। और वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम शोर से रिलेटेड हो या इस तरीके से, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो उसी को कहते हैं बाधा या फिर बैरियर्स, ठीक है, इंग्लिश में। अब देख लेते हैं जरा। संप्रेषण प्रक्रिया में कई बाधाएं आ जाती हैं। फलस्वरूप प्रेषित संदेश या तो गलत हो जाता है ना। अगर मान लीजिए इंटरप्ट हो रहा है, बार बार चीजें इरिटेट, क्या बोलते हैं, आपको इंटरनेट रुक रहा है, बार बार स्लो हो रहा है, फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो या तो चीजें कई बार गलत भी समझ में आ सकती है या फिर पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं की जा सकती। यही होगा ना, पूरी तरीके से वो बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ ना, तो आपको वो इंटरेस्ट बन पाएगा, पहली चीज, है ना, कि भाई अच्छा मजा नहीं आ रहा है। क्योंकि ऐसा होगा, अगर बीच में रुकती है चीजें तो वो इंटरेस्ट भी खत्म होने लगता है हमारा, वो भी होगा, और साथ ही साथ पूरी तरीके से आप वो चीज ले भी नहीं पाएंगे, है ना। तो ग्रहण किया ना, तो पूरी तरह से ग्रहण किया जा सकता है। कभी कभी संप्रेषण संबंध भी टूट जाता है, ऐसा भी होता है। अगर मान लीजिए हर बार क्लास में ऐसा ही हो रहा है, बार बार इंटरप्ट हो रहा है, चीजें खराब हो रही है, रुक रहा है बार बार, तो क्या होगा, इरिटेट हो जाएंगे सामने वाला, तो कई बार वो चीज भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को सरलीकृत किया गया है। अब ये चीजें हमने देख ली पहले कि बाधा क्या है, कब क्या हो सकता है उससे। अब जो है इसकी क्या देख लेते हैं कि कौन कौन सी बाधाएं होती है एक्चुअल में। चलिए, तो यहाँ पर जो है मैंने आपका ये पॉइंट्स में रखा है, संगठनात्मक, भौतिक, भाषा से रिलेटेड, सांस्कृतिक जो बाधाएं आ सकती है। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे, और साथ ही साथ इनका जो मेन, इनके जो पॉइंट्स है ना, आप उनको ज्यादा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो संगठनात्मक आधार पर क्या हो सकता है, संगठन का आकार अगर बहुत बड़ा होगा तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम आएगी भाई। अगर आकार बड़ा हो गया, यानी कि ज्यादा लोग, जैसे फैमिली में भी ज्यादा लोग होते हैं, बहुत ज्यादा, तो कम्युनिकेट करने में कई बार दिक्कत आ जाती है। या दोस्त आपस में बहुत सारे लोग एक जगह पर है या नहीं भी है, मान लीजिए एक पैनल है, एक ग्रुप है, वहां पर जो है काफी सारे लोग हैं, एक जगह पर भी नहीं रह रहे हैं, या कुछ भी दिक्कतें हैं, तो क्या होगा, कम्युनिकेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो आकार भी कभी कभी जो है क्या, एक बाधा का रूप बन ले लेता है और बाधा का काम करता है। कर्मचारियों के बीच भौतिक दूरी, आपस में कोई दूरी हो उनके बीच में, कुछ भी रिलेटेड हो सकती है वही, जैसे मैंने बोला कि एक इंसान यहाँ रह रहा है तो दूसरा इंसान कहीं और रह रहा है, तो भी इंटरेक्शन करने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, आज तो वैसे डिजिटल दुनिया है, आजकल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कार्य विशेषज्ञता,
वो भी दिक्कत हो सकती है एक तरीके की, ठीक है ना। संगठनात्मक नियम एवं अधिनियम भी, कोई ऐसा नियम जो सब फॉलो नहीं कर रहे हो या कोई दिक्कत आ रही हो, फॉलो करने में किसी को प्रॉब्लम हो रही हो, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद संगठन में सत्ता संरचना, एक पूरा जो संगठन बना हुआ है, एक संघ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इस तरीके की सत्ता संरचना की गई है कि सब लोग कंफर्टेबली कन्वर्सिएट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। संगठनात्मक ढांचे में जटिलता, और इतना जटिल है कि उसको अच्छे से कम्युनिकेट करना फिर भी मुश्किल। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये जो है संगठन के आधार पर जो है ये सब चीजें हो सकती है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है भाई, तो इसलिए ध्यान से, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब इस क्लास के बाद हमारी एक आएगी क्वेश्चन वाली क्लास, आपको पता ही, जैसे मैंने कहा था आपको कि पहले हम इसे कौन साइज में हर एक यूनिट को करेंगे, अच्छे से करेंगे उसे, ठीक है ना, समझेंगे डीपली प्रॉपर वे में जितना एग्जाम ओरिएंटेड होगा। उसके बाद आएगी आपकी क्या, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज की और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक क्लास, ठीक है ना। एक या दो क्लास में हम करेंगे जिसमें हम 50 से 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। वहां पर आपको जो है पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और हम जैसा पढ़ रहे हैं क्या वहां से रिलेटेड क्वेश्चन है भी या नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आपकी संगठनात्मक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ बाधाएं। उसके बाद आती है आपकी भौतिक एवं यांत्रिक बाधाएं। तो भौतिक बाधाओं में क्या क्या आ सकता है भाई, शोर आ सकता है, दृश्यता आ सकती है, वातावरण आ सकता है, भौतिक सुविधाएं भी आ सकती हैं, खराब स्वास्थ्य, ध्यान केंद्रित ना हो पाना, ये सब चीजें किस में आती है, भौतिक एवं यांत्रिक बाधाओं में, ठीक है ना। जब आपका स्वास्थ्य भी खराब है, मान लीजिए आप मेंटली या फिजिकली आप ठीक फील कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए आप बीमार हैं, सर दर्द है, बुखार है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है अगर, तो क्या आपका कंसंट्रेशन एक जगह पर रह पाएगा। जैसे इस क्लास की बात कर लूँ, या अब क्लास आप पढ़ने में सोच रहे हैं, मैं पढ़ लूँ, मेरा पेपर आ रहा है, और आप बहुत बीमार हैं, तो ऐसा मत कीजिए। अपनी हेल्थ का भी ध्यान बहुत दीजिए ताकि आप वहां तक पहुंच सके जहां पर आप जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है, भौतिक बाधाओं में। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है पर्यावरण से संबंधी तनाव हो सकता है, प्रतिस्पर्धा करते हुए उद्दीपन या संदीपन। इनको एक्सप्लेन कर दूंगी क्या होता है ये पर्यावरण से संबंधित तनाव, तो आप समझ ही गए होंगे। पर्यावरण में जब चीजें बदलती हैं या कुछ ऐसा चीजें आ जाते हैं, तब जैसे कि वायु संचालन में उच्च ताप, गर्मी बहुत ज्यादा होती है तब भी बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, हम लोगों का पढ़ने में मन लगता है, और ठंड भी बहुत ज्यादा होगी तब भी हम क्या करते हैं, ओहो हो ठंड हो रही है, इस तरीके से, है ना। बहुत ये चीजें भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है आपके कन्वर्सेशन में या कम्युनिकेशन में, बहुत चीजें, ठीक है। समझने में, मतलब एक तरीके कहने का मतलब ये है कि समझने में दूसरे की बात को ये चीजें बहुत इफेक्ट करती है, चाहे वो आप पढ़ते वक्त समझे, कोई टीचर अपने शिक्षार्थियों को समझा रहा है, या फिर कोई अधिकारी अपने एम्प्लॉयज को समझा रहा है, कुछ भी ऐसी चीज, ठीक है। तो ये, और उसके बाद अगर हम देखें प्रतिस्पर्धा करते हुए दीपन, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल लूं मैं कि जैसे हमारा ध्यान बटाने के लिए कुछ और चीजें हो रही है, जैसे कि मान लो क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक स्कूल में क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक, जो शिक्षक है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन बाहर जो है बहुत हल्ला गुल्ला, दूसरी क्लास का जो है पीटी पीरियड है मान लो, और उसके साथ में ग्राउंड है, तो बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे हैं बच्चे, बहुत शोर मचा रहे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं, तो क्या होगा, बच्चों का ध्यान उस ओर केंद्रित होगा, और जितना भी जो एक रिदम बन रहा था, जो एक कन्वर्सेशन का एक अच्छा वो चल रहा था क्लास के अंदर, वो सब कुछ वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, सब कुछ वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रतिस्पर्धा करते हुए उद्दीपन एवं संदीपन। उद्दीपन का मतलब अपना है स्टिमुलेट करना, यानी कि जब कोई चीज आपको अपनी ओर आकर्षित करती है, अपने और करने से, कुछ कार्य करने से, मतलब आप कुछ और आप कुछ करना चाहते हैं और वो आपको, या फिर आप करना वो नहीं चाहते लेकिन वो आपको अपनी ओर खींचेगी, लाइक इस तरीके से। अगला है व्यक्तिनिष्ठ तनाव, अपना खुद से ही, मतलब इस तरीके का सब्जेक्टिव स्ट्रेस कुछ हो, आपको अपने आप में ही कुछ, मान लो आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आप किसी चीज से जूझ रहे हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, वो चीज भी आपके कन्वर्सेशन में क्या होगी, इफेक्ट करेगी, है ना। आप एग्जाम्पल क्या दो इसका, तो आप समझते ही होंगे। अगर आप इतने बड़े हैं खुद से, मान लीजिए कोई चीज आपको परेशान कर रही है, तो वो कम्युनिकेट करना होता है आपको घर में किसी से, अपने दोस्त से, अपने पार्टनर से, बहुत सारी चीजें ऐसी घर में, तो क्या होता है कि वो चीजें हमारे कन्वर्सेशन में फिर इफेक्ट करती है, हमें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो ये, उसके बाद है प्राप्तकर्ता के माध्यम से परिचित होना, या फिर अपरिचित, यहाँ पर परिचित ना होना होना चाहिए था, या फिर अपरिचित कर लेना इसको, परिचित ना होना। मान लो अब मैसेज आने वाला है, हमें पता है भाई किसी का मैसेज आएगा,
या आपका जो है कोई कॉल लेटर आने वाला है, लेकिन आपको ये नहीं पता, कोई इंटरव्यू है आपका आने वाला है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो आएगा कैसे भाई, ऑफलाइन आएगा या फिर आपको जो है मेल आएगा या फिर आपको कॉल आएगा, स्पेशली टेक्स्ट आएगा। तो ऐसा होगा तो आपको पता तो है कि आपका कॉल लेटर आने वाला है इंटरव्यू के लिए, लेकिन कितना परेशान हो जाता है जब हमें ये नहीं पता चलता कि वो आने कैसे वाला है ना। तो प्राप्तकर्ता के माध्यम से परिचित, माध्यम का मतलब आप जानते ही है ना, चैनल, किस किस तरीके से वो कोई बात आप तक पहुंचने वाली है उसको बोलते हैं माध्यम। तो जब आप उससे अपरिचित होंगे या परिचित ना ही होंगे तो भी हम क्या होगा, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये थी आपकी भौतिक बाधाएं। आगे बढ़ते हैं। अगला है मानसिक अवरोध एवं बाधाएं। ठीक है, क्या है, मानसिक अवरोध एवं बाधा। इन बाधाओं को बहुत ध्यान से समझ लेना है, इनसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, 101% आता है। तो बिल्कुल भी इसे इजी ऐसे मत लेना, ग्रांटेड मत लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 101% यहाँ से क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए। पहला है आत्म छवि या स्वतः धारणा। अब मानसिक अवधारणा का मतलब क्या है या मानसिक अवरोध का मतलब क्या है, जब कुछ चीजें हमारे दिमाग से ही रिलेट करती होती हैं। ठीक है, जब चीजें कुछ हमारे दिमाग से ही रिलेट कर रही होती है तब। तो यहाँ पर है आत्म छवि या स्वतः धारणा। खुद से ही कुछ हमने क्या कर लिया, मान लीजिए कोई चीजें हो रही है हमारे आसपास, ठीक है जी, ठीक है। अब लेकिन उसको हमने ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया ही नहीं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, देखो क्लास में टीचर जो है ना, कई बार ऐसा होता है कई बारी कि एक बच्चे की जो छवि माइंड में ऑलरेडी हमारे माइंड में रह रही है। ठीक है, और एक बच्चे की छवि हमारे माइंड में है कि वो बहुत ही शरारती है, बहुत ही बेकार बच्चा है, पढ़ने लिखने में बिल्कुल जीरो है। तो ऐसे में हम क्या होता है, उसके वो जो मेंटल हमारे दिमाग में छपी हुई है चीजें, तो वो क्या है, अब उसकी खुद की अवधारणा है, तो वो कुछ अच्छा भी करेगा ना तो टीचर को ऐसा लगेगा कि नहीं, ये कैसे कर सकता है, ये तो भाई ऐसा नहीं है और खराब है। एक दिमाग में हमने पहले से उसके लिए क्या बना रखा है, एक थॉट हमारे दिमाग में ऑलरेडी उसके लिए धारणा है, हमारे दिमाग में ऑलरेडी उसके लिए एक इमेज बनी हुई है, सेल्फ इमेज या फिर सेल्फ कंसेप्ट हमने बनाया हुआ है, वही चीज हमारे दिमाग में चल रही है। तो ये होता है क्या, आत्म छवि बना लेना या फिर क्या, स्वतः धारणा बना लेना। ठीक है, ये तो इसमें क्या होता है कि हमारी आत्म छवि अवचेतन मन में शब्दों का अर्थ निकालने में एक भूमिका निभाती है। इसमें भी हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक एवं स्वयं के अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पहले से जो हमने एक्सपीरियंस किया, जैसे मैंने बताया ना एग्जांपल में कि वो शरारती बच्चा अगर वो अच्छा भी करेगा तो उसमें भी ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये नहीं, ये तो बहुत शरारती है, ये नहीं करेगा, ऐसा ऐसा वाला। तो उसके बाद है आपका अनुभव क्षेत्र। एक्सपीरियंस में जब कमी होगी तब भी जो है कम्युनिकेट में बाधा आएगी। अब ये कम्युनिकेट का मतलब आप ये मत समझिए कि नॉर्मल बातचीत ही हो रही है, हर जगह का कम्युनिकेशन की बात हो रही है। वही जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को समझा रहा है, एक नेता अपने पार्टी मेंबर्स को समझा रहा है, वो कन्वर्सेशन कैसा भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, हर जगह पर। इस वक्त भी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप हर वक्त कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते ही रहते हैं। और कम्युनिकेशन, संचार का वो जो है वो चलता ही रहता है हमेशा ना, निरंतर प्रक्रिया, इसीलिए उसे बोला जाता है सतत या फिर निरंतर प्रक्रिया बोला जाता है। ठीक है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे कि मान लीजिए कोई साइंस का स्टूडेंट है, अब उसके हम हिंदी के बारे में पूछेंगे तो क्या उसे पता होगा, तो वहां पर उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे हमारे से कोई साइंस के बारे में पूछेगा हिंदी वालों से, तो हिंदी वालों को भी नहीं पता चलेगा। तो एक्सपीरियंस भी कई बार कम्युनिकेट करने में क्या करता है, दिक्कत करता है। यानी कि जैसे यहाँ पर यही है, विज्ञान के छात्र को शायद हिंदी साहित्य की बातें ज्यादा अच्छी तरह से समझ ना आए जितना कि एक मानविक विद्यार्थी, यानी कि कोई एक साइंस का ही स्टूडेंट होगा, वो ज्यादा अच्छे से समझ लेगा साइंस की बातों को, ये कहना चाह रहा है। अगला है संज्ञानात्मक मतभेद, यानी कि कॉग्निटिव जो डिफरेंस आ जाता है हमारे माइंड में, वो चीज। ठीक है, जैसे कि यदि हमारी सोच या ज्ञान जो है वो मैच ना करता हो, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है बहुत शरारती छात्र है, वो रैंकिंग के विरुद्ध, यानी कि रैंक उसको लाना अच्छा है, ये सब के विरुद्ध उसे कुछ और चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें जहां पर उसे खेल कूद मिल रहा हो या इस तरीके से, तो वहां पर वो ज्यादा एक्टिव रहेगा। इस तरीके का कुछ ऐसा मतभेद रहता है। इसे ज्ञान संबंधी जो है मतभेद भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, ज्ञान संबंधी मतभेद भी कह दिया जाता है। ठीक है, आगे मानसिक डर एवं बचाव की मुद्रा। अब ये क्या है, स्थिति है भाई, मानसिक डर, जब हमारे माइंड में ऑलरेडी कोई एक डर बना हुआ है किसी भी चीज को लेकर।
ठीक है ना। हम हमें हमारे मन में डर है कि लाइट जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो क्या होगा, बच्चों का ऐसा डर होता है ना कि लाइट चली जाती है तो डर जाते हैं एकदम, कि लाइट जाएगी, अंधेरा होगा तो कुछ नेगेटिव एनर्जी हमारे पास में आएगी और हमें हार्म पहुंचाएगी। तो उस डर की वजह से लाइट जाते ही उनकी जो बचाव की मुद्रा होती है, भागना इधर उधर, मम्मी चिल्लाना ऐसे तरीके से, या कुछ इस तरीके से रिएक्ट करना, तो ये कैसा है, ये भी एक तरीके से क्या है, जो हमारा कम्युनिकेशन है उसके अंदर बाधा है, ये मानसिक बाधा है, क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें उसके दिमाग में है ना, उसके माइंड में चल रही है, ऐसा है नहीं फैक्चुअली। ठीक है। जैसे जो व्यक्ति डर से सहमा हुआ है, एग्जाम्पल एक और लेते हैं, क्लास में मान लो कोई स्टूडेंट है, वो ऑलरेडी डरा हुआ है, अब कोई बच्चा और कोई शरारती, वो डरा 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 रहता है, होते हैं ना कई बच्चे ऐसे जो डरे डरे रहते हैं हमेशा, तो ऐसे डरा डरा रहता है, और मान लीजिए कक्षा में किसी ने शरारत कर दी है, किसी बच्चे ने, और मतलब बम फोड़ देना या कुछ कुछ भी ऐसी शरारत, तो अचानक से उसका ये बोल देना कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया, डर के मारे, तो इस पे शक भी उसके ऊपर चला जाएगा, है ना। ऐसा होगा, शिक्षक कक्षा में यह पूछ ले कि शरारत किसने की है, तो निर्दोष बच्चा कई बार ऐसा बोल देता है कि भाई मैंने नहीं किया है, तो फिर क्या होगा, और जो शक के घेरे में आ जाता है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है ना। ये चीज अगर जो टीचर है वो उसके बारे में नहीं जानता होगा तो। उसके बाद है चयनात्मक धारणा। आपने, अब इसमें क्या है देखो, ड्रेस, हम कहीं पार्टी में जाते हैं, दो ड्रेस मैंने निकाली, और ऑलरेडी मैं जानती हूँ कि मेरी चॉइस क्या है, दो तीन ड्रेस मैंने निकाली, और मम्मी से पूछने लगे, मम्मी इसमें से मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, वन, ड्रेस टू और ड्रेस थ्री, कौन सी ड्रेस पहनूं भाई। और ऑलरेडी मेरे को पसंद है कि मैं ड्रेस टू ही मुझे अच्छी लग रही है भाई, फिर भी मैं पूछ रही हूँ, या फिर मम्मी बता रही है कि नहीं नहीं तू एक काम कर, थ्री वाली पहन ले, तो हम ऑलरेडी जब चूज कर चुके हैं तो हम दूसरे की चॉइस को कैसे ले लें, है ना। जो सिलेक्टेड एक हमारे माइंड में प्रिस्क्रिप्शन बन चुका है, हमारा एक प्रिस्क्राइब्ड हमने कर लिया है कि ये चीज हमारे लिए अच्छी है, पूर्वाग्रह भी बोल सकते हैं इसे ना, पहले से, है ना। अब पहले से हमने इसको अपने माइंड में बना लिया है कि मुझे यही अच्छा लग रहा है और मैं तो ये पहन लूंगी, फिर भी हम पूछ रहे हैं, और फिर तो क्या होगा, उसका रिजल्ट तो वो नहीं मिलेगा ना हमें, मानसिक परेशानी का कारण बन सकते हैं। और ये ऐसी चीजें कई बार मैं, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल दिया मैंने कि ड्रेस के बारे में, लेकिन ये जो पहले से धारणा बना लेना वाला जो है, वो कभी कभी हमारे जो है रिश्तों में या फिर कम्युनिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खड़ी कर देता है ना। तो ये चीज है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है आपका चयनात्मक धारणा, यानी कि सेलेक्टेड प्रिस्क्रिप्शन, जो पहले से हम बना लेते हैं तो। ठीक है। जैसे कि अब मैंने शिक्षक के बारे में बताया था कि ऑलरेडी उसके दिमाग में, यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं हम, मैंने बताया कि ऑलरेडी शिक्षक के दिमाग में क्या है, पहले से उसकी पूर्व धारणा है, पहले से उसने सोचा हुआ है कि ये बच्चा जो है बहुत शरारती है, कुछ अच्छा काम कर ही नहीं सकता है, तो वही चीज, वो अच्छा करेगा भी तब भी उसके दिमाग में ये चीज आएगी नहीं, है ना। ये है। उसके बाद है निस्पंदन, या आप, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ तो आप इंग्लिश वाले भी, अगर हिंदी में समझने में कहीं दिक्कत आती है, हिंदी वालों को भी कई बार ऐसा होता है कि वर्ड समझ नहीं आते, तो साथ साथ जब मैं इंग्लिश में बोलती हूँ तो आप उसे लिख लिया कीजिए अपने। ठीक है, इससे आपको हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। देखिए एनटीए की एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है, तो कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो हमें हिंदी में समझ नहीं आते, डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। तो ये जो अच्छी चीज है उसका फायदा उठाया जाए ना, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। चलिए, निस्पंदन का मतलब क्या होगा, फिल्टरिंग। ठीक है ना, फिल्टरिंग कर देना, फिल्ट्रेशन करना, फिल्टरिंग करना क्या है, निष्पंदन है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे इसका अर्थ होता है कि सूचना में जोड़ तोड़ करके, जैसे मान लो कोई न्यू सूचना तो कुछ और है, लेकिन आप उसके अंदर कुछ जोड़ तोड़ करके बताएंगे, तो क्या होगा, कम्युनिकेट खराब होगा ना, कम्युनिकेशन भी। क्या होगा देखो, आपने जोड़कर मान लो ऐसा बताना है कि भाई उस मोहल्ले में ना शेर आ गया था, ये एक न्यूज है। ठीक है। वो मोहल्ले में ना जंगल उसके पास में था, और जंगल से क्या आ गया, एक शेर आ गया। अब आप जो है उसमें जोड़ तोड़ करके मिर्च मसाला लगा के बता रहे हैं कि भाई शेर आया, शेर ने वहां पर 10 लोगों पर हमला कर दिया, खा गया, और किसी को ये कर दिया, तो ये क्या होगा, ये गलत इन्फॉर्मेशन होगी, इससे किसी के मन में डर बैठ सकता है, किसी को जो है मानसिक तौर पर वो पूर्वाग्रह बन सकता है कि मुझे वहां जाना नहीं है, डर बैठ सकता, बहुत सारी गलत चीजें हो सकती है। तो वो क्या हो गया, निष्पंदन होता है, उसका मतलब क्या, फिल्टरिंग करके, फिल्ट्रेशन करके, चीजों में जोड़ तोड़ करके जो है उसको रिसीवर तक पहुंचाना, जो है फिल्टरिंग या फिर निस्पंदन कहलाता है। ये भी एक तरीके का मानसिक, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दे दिया कि शेर आया भाई और उसने खा लिया, ये क्या, और कुछ भी नहीं करके गया, बेचारा चला गया, तो क्या फायदा। और ऐसे में फिर क्या होगा, नुकसान ही तो होगा ना, शेर को भी पकड़ेगी जो सरकार होगी, वो कुछ एक्शन लेगी, और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, तो ये है।
अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या थी हमारी मानसिक अवरोध एवं बाधाएं। अब आती है आपकी भाषाई बाधाएं। तो यहाँ पर भी भाषा और संस्कृति से रिलेटेड भी कुछ बैरियर्स है जो आपका क्या कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, बाधा का काम करते हैं। भाषा संबंधी अवरोध जैसे अस्पष्ट शब्द बिल्कुल बाधा देंगे ना। अगर मेरी आपको मेरा प्रोनाउंसिएशन ही करेक्ट नहीं होगा, कोई शब्द मैं बार बार गलत पढ़ रही हूँ तो आप तक भी गलत पहुंचेगा, तो ये क्या होगी, एक तरीके का बाधा हो जाएगी, है ना। ये बढ़ाएं नहीं, बाधाएं हैं भाई, ठीक कर लेना, ठीक है। बैरियर्स बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, बाधाएं। हाँ, तो अनावश्यक शब्दावली या गलत उच्चारण भी हो सकता है इसका, ठीक है ना। गलत उच्चारण कर रहे हैं, कोई शब्द है उसको गलत बार बार गलत पढ़ना, तो गलत उच्चारण, अस्पष्ट ग्राफिक। तो ये बाधाएं लिखना था, बाधाओं लिख रही हूँ, एक सेकेंड भाई, यही बात करते करते आपसे। हाँ, चलिए, बाधाएं, ठीक है। तो ये भी चीजें होती है, तब भी हमारे कन्वर्सेशन में या फिर कम्युनिकेशन में क्या आती है, दिक्कतें आती हैं, ठीक है। अनावश्यक शब्द होंगे उसमें, एक्स्ट्रा हमने बड़ा चढ़ा के बोल दिया तब भी प्रॉब्लम है। ग्राफिक का संकेत शामिल किया जाता है। अब क्या क्या हो सकते हैं, इसके पॉइंट्स देखेंगे ध्यान से और समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। अर्थ संबंधी अवरोध कैसे हो सकता है, सिमेंटिक, इसको इंग्लिश में सेमेंटिक बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। सिमेंटिक बैरियर कैसे हो सकता है अर्थ संबंधी जो है, तो सुनिए ध्यान से कि अर्थ संबंधी कैसे हो सकता है। अर्थ संबंधी मतलब जब अर्थ समझना है, ठीक है। वर्तमान यहाँ पर जो है अर्थ समझ में नहीं आता है, जब अर्थ ग्रहण ही नहीं होता है सही तरीके से, जो तब जो है ये वाली चीजें आती है। दोषपूर्ण शब्द हो या फिर हम बोल कुछ रहे हैं और बोलना कुछ और चाह रहे हैं, तो सामने वाले तक पहुंचेगा भी कुछ और, है ना। जैसे कि कई बार ऐसा होता है, एग्जाम्पल बोल रही हूँ, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है ना। एक्सेप्ट करना स्वीकार कर लेना, एक्सपेक्ट करना किसी से क्या करना, उम्मीद लगाना, दोनों का डिफरेंस अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कई बार इसका सिमिलर होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सेप्ट की जगह एक्सपेक्ट का यूज कर लेते हैं, एक्सपेक्ट की जगह एक्सेप्ट का यूज कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, अर्थ संबंधी, तो अर्थ सामने वाले को गलत ही समझ में आएगा ना, या फिर कोई दोषपूर्ण हो, ठीक है ना। दोषपूर्ण अनुवाद होने की स्थिति में सूचना का वास्तविक अर्थ परिवर्तित हो जाता है। अतः अब उसने बोला कि मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, उसकी जगह पे उसने क्या किया, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो सामने वाला क्या समझेगा कि भाई ये क्या बोल रहा है, मेरे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है ना। जबकि वो क्या कहना चाह रहा है कि मैंने स्वीकार कर लिया तुम्हारी बात को। अतः संदेश का दोषपूर्ण अनुवाद होने से संप्रेषण में भाषाई बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद आती है आपकी क्या, भाषा का अल्प ज्ञान। भाषा का ज्ञान अल्प, और उल्टा लिख दिया, भाषा का अल्प ज्ञान होना चाहिए था ये, भाषा का अल्प ज्ञान ये इधर आना चाहिए था, ठीक है। इसे ठीक कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से, इतनी हिंदी तो कर ही लेंगे आप, मुझे पता है, ठीक है। भाषा का अल्प ज्ञान, अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा, ठीक है ना। अल्प ज्ञान का मतलब क्या होता है भाई, थोड़ा, ये इधर और ये इधर। हाँ, भाषा का अल्प ज्ञान होना जब कम, है ना, ज्ञान में कुछ कमी हो जाए। समाज में अनेक प्रकार की भाषाएं प्रचलित है। यदि मतलब कि मान लो एक व्यक्ति को हिंदी आती है, एक व्यक्ति हिंदी भाषी है, एक व्यक्ति तमिल भाषी है भाई। अब उसे थोड़ी थोड़ी हिंदी तो आती है, थोड़ी थोड़ी हिंदी तो आती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से हिंदी नहीं आती, तब भी कन्वर्सेशन में दिक्कत होगी, तब उन्हें तीसरी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा जो दोनों को आती हो, है ना। तो अल्प ज्ञान होना भी क्या है, एक भाषाई बाधा है। एक व्यक्ति को सभी भाषाओं का ज्ञान हो, परंतु भाषाओं का अल्प ज्ञान होने से भी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। वैश्वीकरण के युग में अधिक भाषाओं का ज्ञान संप्रेषण में सहायक हो सकता है। जाहिर सी बात है कि वैश्वीकरण का ग्लोबलाइजेशन, हमारा वर्ल्ड है आजकल जो है, इंसान पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है, इधर उधर जा रहा है, आ रहा है, तो एक से ज्यादा भाषाएं आनी चाहिए। लेकिन जब उनका अल्प ज्ञान होता है तो इससे क्या हो सकता है, आप जैसे बोलते हैं ना कि आधी जानकारी जो है, हाँ, जानलेवा हो सकती है, कि आपको आधी जानकारी पता है उसकी और आधी नहीं, तो ऐसे अल्प ज्ञान, भाषा का अल्प ज्ञान भी क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है या एक बाधा हो सकती है। जहां पर आपको आधा ही पता है कि इसका मतलब क्या है और दूसरे का मतलब पता ही नहीं है, अल्प ज्ञान का मतलब आधा ज्ञान। उसके बाद है सांस्कृतिक विभिन्नता। अब सांस्कृतिक विभिन्नता भी जो है क्या है, एक बाधा का काम करती है। जैसे कि प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि हम विभिन्न संस्कृतियों के मूल्यों, मान्यता और इनको आदि के रहस्यों को समझे। जैसे कि सबकी देखो सांस्कृतिक कल्चर जो है, हर एक जाति का, हर एक कम्युनिटी का अलग अलग होता है। वहाँ पे खान पान, रहन सहन, पहनना, बहुत सारी चीजें, रीति रिवाज बहुत अलग होते हैं। तो वो जानना चाहिए, समझना चाहिए। भारतीय संस्कृति में रुक जाने का संदेश देने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दक्षिण कोरिया में देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इंडिया में जो है आपको रेड लाइट होती है तो इसका मतलब क्या समझते हैं आप, रुकना है। वहीं कोरिया में इस उद्देश्य के लिए सफेद रंग का प्रयोग किया जाता है। तो कितना मतलब डिफरेंस है।
कि रुक जाना है, मतलब रेड लाइट है तो आपको रुकना है, जबकि वहां पर जो है रोकने के लिए तो क्या यूज, कौन से कलर का यूज किया जाता है, व्हाइट कलर का यूज किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है ना। अब ये सांस्कृतिक विभिन्नता में, मतलब आप ये तो समझिएगा कि सिर्फ रीति रिवाज और ये सभी आएगी। हम बात कर रहे हैं किसी एक जगह की, ये एक जगह है इंडिया और ये एक जगह है कोरिया। यहाँ पर जो चीजें भी हो रही है, कल्चर है जो उनका, कल्चर ही तो कल्चर में ही फॉलो होगा ना भाई। व्हाइट को वो रुकना कहते हैं, हमारे यहाँ रेड को रुकना कहते हैं, रेड को खतरे का निशान माना जाता है ना। तो ये तो ये सांस्कृतिक भिन्नता का मतलब सिर्फ रीति रिवाज और इससे नहीं है, बाकी सभी चीजें जो एक देश में या एक कम्युनिटी में हो रही है और दूसरी से अलग है, वो सब चीजें भी बाधा का काम कर सकती है। अब यहाँ पर कितना बड़ा खतरा हो सकता है, कोई इंडियन बंदा वहां जाए और उसे पता ना हो कि भाई यहाँ पर व्हाइट लाइट होने पर रुकना होता है, तो वो तो चला देगा और जिससे क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो भाषाई क्या है, ये बाधा है, उसे पता ही नहीं है, सांस्कृतिक बाधा है। तकनीकी भाषा का ज्ञान ना होना। आज का जो हमारा वर्ल्ड है वो कैसा है भाई, आज का हमारा वर्ल्ड जो है वो क्या है, बहुत ही फास्ट वर्ल्ड है। और साथ ही साथ हमारा जो है क्या है, हमारी दुनिया आज से डिजिटल दुनिया है भाई। तो यहाँ पे तकनीकी ज्ञान होना जरूरी है, टेक्निकल जो है नॉलेज हमें होना जरूरी है। तो ऐसा ना होने पर बहुत सारी चीजें आपको जैसे कि रोजगार में कमियां आने लगती है अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। कई बार लोग अपनी तकनीकी भाषा में संदेश संप्रेषित करते हैं जो कि आम लोगों को नहीं समझ में आता, जैसे डॉक्टर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ऐसे है ना, उनकी अपनी एक साइंटिफिक साइंस वाली लैंग्वेज होती है ये। तो वो भी क्या होती है, भाषा के आधार पर। जैसे डॉक्टर्स की बातें कभी हमें समझ में नहीं आती है, नॉर्मल सामान्य बंदे को समझ में नहीं आती है ना। तो ये चीजें क्या करती है, फिर हमारी भाषाई बाधा बाधा बन जाती है। क्लियर। तो ये थी हमारी क्या पूरी सारी भाषा, ये हमारी संबंधी संप्रेषण से संबंधी जितने भी बैरियर्स थे हमने सब कर लिया। आई होप सबको क्लियर होंगे, मैंने बहुत ही आराम से समझाया। क्लास थोड़ी लंबी चलेगी आज की, तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्लास है। ये सारी चीजें आपसे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण से संबंधित संगठन एवं संस्थाएं क्या है, कौन कौन सी हैं, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत ज्यादा नहीं, कॉन्सेप्ट रिलेटेड अब बहुत क्वेश्चन आता है। तो लेकिन यहाँ से भी मान लीजिए अगर एक दो क्वेश्चन बन गया तो क्या करेंगे आप, तो इसे भी पढ़ना बहुत जरूरी है। सूचना प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती, इसके 2.2 इसमें बटी हुई है। आकाशवाणी और दूरदर्शन, प्रेस एंड प्रिंटिंग मीडिया, प्रेस सूचना कार्यालय, अखबार समाचार एजेंसी और फिल्म विभाग। अब इन्हें देख लेते हैं थोड़ा। सूचना प्रसारण मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय का गठन 1964 में हुआ था तथा प्रथम कैबिनेट मंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में। याद रखेंगे, पूछ सकता है सूचना प्रसारण मंत्रालय का गठन कब हुआ और इसका कैबिनेट मंत्री कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। और पहला कौन था तो भी बताना है। मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस ना, आते हैं। इसका अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कैबिनेट मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री कौन था, इंदिरा गांधी थी। इसके अंतर्गत 4 विभाग आते हैं। कौन कौन से विभाग आ रहे हैं, सूचना विभाग, प्रसारण विभाग, फिल्म विभाग। यहाँ पर हमने देखा ना, ये लास्ट में फिल्म विभाग, तो ये भी इसके अंतर्गत ही आता है। और एकीकृत विभाग, तो ये ध्यान रखेंगे आप। बहुत ज्यादा नहीं रखा, बहुत जो मेन मेन चीजें थी, गठन कब हुआ, नाम, ये सब चीजें ही रखी है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद है आपका प्रसार भारती, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लेंगे इस पर। ठीक है भाई। इसका गठन कब हुआ था, 23/11/1997, यानी 23 नवंबर 1997 को हुआ। इसमें 2 संस्थाएं कार्य करती है। कौन कौन सी, अभी पीछे बताई हमने, आकाशवाणी और दूरदर्शन, हाईलाइट भी किया इसलिए। प्रसार भारती को ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, याद रखना है भाई। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में, मोस्टली दिल्ली में। ये पीछे वाला भी दिल्ली में पढ़ा हमने। यह एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। प्रसार भारती सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित संस्था है। किसके, सूचना प्रसारण मंत्रालय के, यानी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय आगे बढ़ा ना, तो इसी के अधीन ये कार्य करती है, केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती है। और इसके अलावा आगे क्या कह रहा है कि इसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं। अब ये ध्यान से देख लो, मेंबर्स का क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन मेंबर होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर होता है आपका जो है प्रसार भारती संदेश, सॉरी, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष जो होता है, उसके बाद एक सीईओ होता है, एक वित्त सदस्य होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है। तो टोटल कितने हुए, टोटल हुए 9, है ना, टोटल हुए 9। प्रसार भारती संसद के द्वारा एक सर्वाधिक स्वायत्त शासित क्या है, संस्था है। किसके, प्रसार भारती संसद के द्वारा एक सर्वाधिक स्वायत्त शासित क्या है,
संस्था है, ये ध्यान रखना है। तो ये 2-3 चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। अगला आता है, अब इनके बारे में देख लेते हैं। आकाशवाणी, आप नाम से ही आपको लग रहा होगा कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही जरूरी है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आकाशवाणी सन 1927 में मुंबई और कलकत्ता में निजी स्वामित्व में शुरू हुआ। यहाँ पर में आना चाहिए, कर लेना। कलकत्ता में कैसे शुरू हुआ? निजी स्वामित्व में। पहले किसी ने प्राइवेटली इसको ओपन किया, प्राइवेट सेक्टर पता है ना आपको, प्राइवेट में। निजी में स्वामित्व में शुरू हुई थी। 1930 में आकाशवाणी सार्वजनिक स्वामित्व में दिया गया। इसमें इसे ऑल इंडिया रेडियो के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट, 1956 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया? आकाशवाणी कर दिया, पहले नहीं था ये नाम। अब इसके कार्य क्या क्या है भाई? तो क्या क्या कार्य करता है? इसका मुख्य कार्य खेल, सूचना, मनोरंजन आदि से संबंधित जानकारी देना या उपलब्ध कराना है। उसके अलावा आकाशवाणी के अंतर्गत 1950 में विदेश प्रसारण सेवा शुरू हुई थी। 1 अप्रैल 2018 को इसमें क्या हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 अप्रैल 2018 को क्या एक चैनल इसमें जुड़ा, और वो चैनल का नाम क्या है? किसान वाणी चैनल। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन आपको ध्यान में रखनी है। तो कौन सा चैनल जुड़ा? किसान वाणी चैनल जो है यहाँ पर शुरू हुआ था इसमें 2018 में, यानी बहुत पुराना नहीं है, नया नया ही जुड़ा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आकाशवाणी आई होप क्लियर होगा। उसके बाद है आपका दूरदर्शन। तो दूरदर्शन टेलीविजन का हिंदी अनुवाद है। टेलीविजन का ही क्या है? हिंदी अनुवाद है। टेलीविजन 2 शब्दों से मिलकर बना है। दूर यानी कि टेली, टेली मतलब कि दूर, लैटिन शब्द है। विजन मतलब दृष्टि, यूनानी शब्द है। लेकिन सॉरी, ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बेसिक चीज थी, बस मुझे बताना था। टेलीविजन को पहले आकाशवाणी नाम से जाना जाता था भाई, ये याद रखने वाली बात है। टेलीविजन के माध्यम से पहली बार 15 सितंबर 1956 को टेलीकास्ट हुआ था, याद रखना है। दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल कौन कौन से? 5 है, पांचों ध्यान में रखना है। DD1, डीडी न्यूज, डीडी भारती, डीडी स्पोर्ट्स और डीडी उर्दू। तो 5 ये क्या है? राष्ट्रीय चैनल है। नेशनल चैनल्स कौन कौन से हैं? DD1, डीडी न्यूज, डीडी भारती, डीडी स्पोर्ट्स और डीडी उर्दू। उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय चैनल कौन सा है इसका? डीडी इंडिया। नेशनल और इंटरनेशनल में आई होप आप लोग डिफरेंस समझते हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, तो ये चैनल्स थे, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, एक नोट है, ये ध्यान रखना है आपको, क्या कहता है। दूरदर्शन का शुभारंभ 15 सितंबर 1959 में हुआ था, यानी कि 1959 में हुआ था, तथा 1965 में समाचार बुलेटिन का जो है नियमित प्रसारण हुआ था। 1882 में क्या हुआ? रंगीन प्रसारण हुआ। पूछा जा सकता है भाई कि क्योंकि इससे पहले वो कैसा आता था? ब्लैक एंड व्हाइट आता था, लेकिन अब क्या होने लगा? कलरफुल आने लग गया है ना। 16 सितंबर 2004 से डीटीएच की आप लगवा रखा होगा आप लोगों ने, है ना, डीटीएच सेवा शुरू हुई। उसके बाद 2000 में क्या हुआ? 2000 से 26 जनवरी 2000 से ज्ञान दर्शन, याद रखना है, ज्ञान दर्शन प्रथम चैनल, ज्ञान दर्शन प्रथम यानी ज्ञान दर्शन 1, और उसके बाद ज्ञान दर्शन द्वितीय यानी कि दूसरा चैनल आया 2003 में। प्रारंभ हुआ जो सामान्य शिक्षा चैनल था, कौन सा था ये भी याद रख लेना है, सामान्य शिक्षा चैनल था। ज्ञान दर्शन प्रथम सामान्य शिक्षा चैनल था। कब आया? 2000 में आया। और ज्ञान दर्शन द्वितीय जो है वो टेक्निकल शिक्षा चैनल था। ये सामान्य यानी कि कॉमन एजुकेशन से रिलेटेड था, और ये टेक्निकल से था, ठीक है, 2003 में आया था। फिर 2004 में यूजीसी नेट की तैयारी के लिए भी एक चैनल आया है, ये तो आपको याद ही रखना चाहिए भाई, पूछ सकता है। 26 मई 1915 में, सॉरी 26 मई 2015 में डीडी किसान चैनल आया यहाँ पर, ठीक है। और हमने यहाँ पर भी पढ़ा, 2018 में पढ़ा था, और यहाँ पर भी डीडी किसान, ये डीडी किसान है, वो किसान वाणी था, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है 2018 में किसान वाणी चैनल आया था, और जो यहाँ पर हम कह रहे हैं वो कौन सा चैनल है आपका? डीडी किसान चैनल, ठीक है, दूरदर्शन से रिलेटेड है ये। ओके, चलिए, ये था आपका शुरुआती चीजें। अब आते हैं आप आपके प्रेस और प्रिंटिंग मीडिया। मीडिया भी जो है कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ में चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया ही है, ठीक है। तो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? न्यायपालिका आपका, कार्यपालिका, विधायिका, उसके बाद है आपका मीडिया। मीडिया एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कम्युनिकेट करने में। देखो, कोई भी चीज आप जनता तक पहुंचानी होगी, अगर किसी नेता को या कोई ऐसी चीज पहुंचानी, कोई बड़ा एक जानकारी देनी है, कम्युनिकेट करना है ज्यादा लोगों से, तो जो है जन मीडिया यानी कि मास मीडिया के थ्रू आसानी से किया जा सकता है ना। मीडिया के कार्य क्या क्या है भैया? ठीक है, कार्य से पहले हम देख लेते हैं मीडिया के प्रकार कौन कौन से। तो 3 प्रकार का होता है। प्रिंट मीडिया यानी कि जैसे अखबार, आप तक न्यूज पहुंचाते हैं ना अखबार, कितने सारी न्यूज है,
तो प्रिंट मीडिया, मैगजीन्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, रेडियो, इन सब के थ्रू, सोशल मीडिया आजकल तो जोरों से चल रहा है, सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया आपका, ट्विटर हो गया, है ना, ट्विटर हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो सोशल मीडिया के भी एक क्या है, इसका भाग है। तो 3 भागों में बांटा गया है मीडिया को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। अब मीडिया के कार्य क्या क्या हो सकते हैं, तो लोकतंत्र के 3 अंगों में के लोकतंत्र के 3 अंगों के काम पर निगाह रखना। 3 अंग कौन कौन से अभी हमने देखे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों पर ध्यान रखना मीडिया का काम है। जनहित की सूचनाएं समय पर प्रसारित करना, ठीक है। अब जितनी भी न्यूज होती है वेदर से रिलेटेड या हमारे आसपास जो चीजें हो रही है वो सब आपको मीडिया के थ्रू ही तो मिलती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अब जो है मीडिया काफी चटपटी खबरें जो है बनाता है, बहुत सारी चीजों को मिक्सअप कर देता है, जैसे भी कोरोना काल में कितना जो है एकदम डर का माहौल बनाया हुआ था ना, तो वो चीजें भी है। और लोक व्यवस्था का निर्माण करना, समाज को एक सूत्र में बांधे रखना, बनता है ना, सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं न्यूज के थ्रू ही, क्या हाँ भाई सबको पता है ये न्यूज होने ये हो रहा है, वो हो रहा है, आसपास क्या चल रहा है हमारे, तो एक सूत्र में बांधे रखता है। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो अभी हम देखेंगे, पहले ही आपको आई होप क्लियर हो गया होगा सब चीजें। कुछ चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में ना आई हो, तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा, ठीक है। अभी हम आएंगे किस पर, हमारे ये कुछ ये 2 टर्म्स रखी है मैंने यहाँ पर, ये 2 इंपॉर्टेंट शब्द रखे हैं, इसका हिंदी में आप लिख लेना, मैं बता रही हूँ क्या है, ठीक है। इसका है सिनॉर्सियस और ये असनॉर्सियस, ठीक है ना। अब मैं पता नहीं करेक्ट प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ या नहीं, इसका हिंदी में है तत्कालिक, ठीक है ना, क्या है, सॉरी, तुल्यकालिक, और 1 मिनट में देख के बताती हूँ भाई गलत ना हो जाए, ठीक है। तुल्यकालिक मीडिया और दूसरा है अतुल्यकालिक मीडिया, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसका संप्रेषण और ग्रहण वास्तविक समय में साथ साथ होता है, जैसे कि मान लो आपका आता है ना, जब आपका मैच चल रहा होता है T20 या इस तरीके से मैच चल रहा होता है, तो क्या होता है वो लाइव जो होता है, लाइव उस वक्त पे आपकी जनता भी रियल होती है, सब बैठे हुए हैं, सबका वो चल रहा है, आपका मैच भी चल रहा है, और उसपे जो है जो रेफरी वगैरह जो भी वो दे रहा है, कमेंट्री हो रही है उसके ऊपर, वो सब कुछ लाइव होता है, तो वो किस में आता है, तुल्य में आ जाता है, तुल्यकालिक, ठीक है। और अतुल्यकालिक में जो चीजें पहले से ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जैसे कि हमारी क्लासेस चलती थी पहले लाइव, जैसे हम कई बार नहीं आते हैं तो हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रख लेते हैं और उसको फिर बाद में उसको डाल दिया जाता है आपके कब जब भी आपके काम में वो आएगा, तो इस तरीके से तो उसे बोला जाता है अतुल्यकालिक। याद रखना है, एक बार मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझा दे रही हूँ क्या है, दोबारा पढ़ के। क्रिकेट मैच का टीवी या रेडियो से सीधा प्रसारण वास्तविक माना जाता है और इसमें दर्शकों को क्रिकेट मैदान में वास्तविक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता जो है होती है या फिर नहीं होती है, ठीक है ना। मतलब कि मैदान में दर्शकों को, जो देखने वाले हैं, जिन मान लो जिनको, जैसे अब कुछ लोग तो वहां बैठे हैं लेकिन कुछ लोग टीवी में भी तो लाइव देख लेते हैं ना, तो वहां जाने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा चीज हम देखें अतुल्यकालिक में क्या होता है, जब मीडिया में दर्शकों की एक निश्चित समय पर एकत्रित होने की आवश्यकता नहीं होती है कि आपको समय पर वहां पर होना चाहिए, है ना, उसको अतुल्यकालिक मीडिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए मुद्रित सामग्री, रिकॉर्डेड श्रव्य, जैसे मैंने बोला ना आपको कि रिकॉर्ड करके रख लेना और उसके बाद में उसका प्रसारण कर देना। आपने कोई दृश्य, व्याख्यान, वीडियो, कोई लेक्चर डाउनलोड कर लिया किया, जिसको आप बाद में अपनी समय की सुविधा से अनुसार सुन या देख सकते हैं। और फिर आप क्या देखिए, हमारी क्लास भी तो ऐसे ना रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड है आपके पास पड़ी हुई, जब भी आपको समय हो, सही कन्वीनियंट समय हो, उस वक्त पे आप आराम से देख सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपको अभी देखना है, हार्ड एंड फास्ट रूल है कि नहीं आपको अभी देखना है, लाइव देखना है। मैं कभी नहीं कहूंगी आपको उस वक्त देखा, जब आपको कंफर्टेबल, आपको समझ में आए तब चीजों को, तभी आपको क्लास को देखना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ चीजें, आज का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर होगा, क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, आई होप आप इसे समझेंगे, ये चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें कम्युनिकेशन की खत्म कर ली, अब आपका आएगा टेस्ट, और नेक्स्ट यूनिट हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको जल्दी बताने वाली हूँ। किसी ने मतलब हमारे जो साथी है उनमें से किसी ने कहा था, 2-3 लोगों ने, कि लॉजिकल रीजनिंग के लिए कहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही आपको कराऊं, अदरवाइज हम कोई और अच्छी यूनिट पर काम करेंगे। लेकिन आपसे फिर से मैं बोल रही हूँ कि आपका एक ही काम है, बाकी काम मेरा है कि आपको कैसे कराना है, क्या कराना है, एमसीक्यूज कैसे कराने, प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, सब कुछ मेरी हेडेक है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, शेयर करना है, और अपने दोस्तों से जो लोग तैयारी कर रहे हैं इसकी, उनके साथ जरूर शेयर करके इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना है। हमें जल्दी से जल्दी क्या करना है, 1 के होना है, मतलब बहुत छोटा नंबर है 1 की, और हम बहुत ही कम अब बचे हैं जो कि 1 के होने में। तो जल्दी से अपना जो है, मुझे मैं आपको गुड न्यूज दूं, वो जल्दी से टाइम आए तो आप जल्दी से अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए चैनल को, जिससे कि हमारी फैमिली और बड़ी हो सके, ठीक है। तो चलिए एंड करते हैं, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास, अच्छी लगी तो जरूर इसे लाइक करिए, फिर से बोल रही हूँ,
और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।